नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्ण अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का 8वां भाग लेकर। सच है, उस कीड़े से छुटकारा पाने की शक्ति इनमें नहीं रहती, इसलिए ये स्वयं को संवारने में रुचि ही नहीं रखते। तभी सब एक बड़े से जहाज जैसे कचरे की बाल्टी में डालने वाले डिब्बे के पास पहुँचे। बाहर उस डिब्बे से कचरा निकाल कुछ बच्चे उसमें कुछ साबुत अन्न, सब्जी, मिठाई, फल के टुकड़े बीन कर खा रहे थे। इनको आते देख बच्चे चीखे, अरे कलुआ भालू, निकल लो, जल्दी करो। तब से 2, 3, 6, 7 साल के बच्चे बाहर निकले व भागने लगे। सबके कपड़े गंदे थे, जूठन लगी थी, वे हाथों को चाट रहे थे। यह सब देख सारी मानवता शर्मसार से फेल हो जाती है। उपेंद्र गंभीर हो गए, पुनः बोले, अब आप सोचो कि इनकी गरीबी कितनी ज़्यादा है कि ये जूठन से पेट भर रहे हैं। सर, एक एक घर में यदि माँ बाप 6-6 बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा? वही बात ना, खाने को दाना नहीं, रहने को घर नहीं, तब भी नाम धनपत राय। इनके माता पिता पैदा कर मुक्त हो कुछ भी कहीं भी कमाते हैं। ये कुत्ते के पिल्लों के जैसे कैं कैं करते बड़े होकर चोर, लफंगे, अपराधी बन जाते हैं। जब ये अमानवीयता भोगते हैं तो अमानवीय ही तो होंगे। न इन्हें हत्या करना बुरा लगता है, न दुष्कर्म। ज़्यादा हुआ तो ठर्रे की एक बोतल और पी ली, मस्त कहीं पड़े खर्राटे ले। सामने खुला आकाश, नीचे धरती, हो गई जिंदगी की पूर्ति। अब इन्हें फेलियर कहते हैं। वे आपको मूर्ख समझते हैं। बात करके देखें, कैसी अजनबी वितृष्णा भरी निगाह से आपको घेरेंगे। मीता बोली, बस यहीं से तो हमें रास्ता निकालना है। हमें रोज़ इन्हें किसी भी माध्यम से यही समझाना है कि जो ज़िंदगी वे जी रहे हैं उसकी फटन को उन्हें सीना है। वे वहाँ आएंगे क्यों? बस यही तो हम उन्हें कभी चने तो कभी पूड़ी यानी भंडारे में बुलाकर अपनी शर्त रखेंगे। बार बार उन्हें आईना दिखाएंगे कि क्या, क्यों, कब, कैसे ऐसी बेहूदी ज़िंदगी जी जा सकती है। और क्या, काम भी तो ईमानदारी छोड़कर झूठ के आधार पर ही करने हैं। तब शायद कुछ में तो उड़ान भरने की इच्छा जागेगी। मीता बोली, हाँ, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। कांता ने भी परामर्श को संभाला व कहा, पता है आपको, जब हमारी टीम में ठेकेदार खन्ना की पत्नी भी जुड़ने वाली है। अब हमारी टीम में ठेकेदार खन्ना की पत्नी भी जुड़ने वाली है। अच्छा, चलो एक तिजोरी तो आई। गोपाल ठट्ठा मारकर हंसे। इतने में उपेंद्र ने कहा, एक 6 साल 7 का बच्चा डिब्बे से निकले कचरे से कुछ उठा मुंह में डालने ही वाला है कि वे भाग कर गए और उससे गंदा केले का छिलका छीन लिया तो वो मुंह फाड़ कर रोने लगा, आई ऊ आ आ। चुप हो जाओ। चुप पुचकार कर अपने झोले से कुछ बिस्किट निकाल कर खाने को दे दिए। कांता मीना जोर जोर से हंसने लगी। क्यों भाई, आप लोग क्यों हंस रहे हैं? यह क्या कोई हंसने की बात है? उपेंद्र झेंप कर बोले, नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं। कांता बोली, सर, आप बच्चे को गोद में उठाए बेहद अच्छे लग रहे थे। देखिए, मैंने मोबाइल में फ़ोटो भी खींच लिया। तुम सब जानते हो कि निम्न स्तर की इस बस्ती को हम फेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन की आवश्यकताओं व मूल्यहीन व्यक्तियों की यह रहवासी जगह है, जहाँ से सब उड़ान तो लेना चाहते हैं, पर इनके पैरों में गरीबी का जंग चिपका है, इसीलिए ये उड़ान नहीं भर पाते। तब इनका अभ्यास बेहूदे कामों को ही करने से अधिक हो जाता है और ये लोग स्वयं होते ही हैं दुखी। साथ में इन्हें परिवारों की दुर्गति व उसका परिणाम भोगते भी देखना पड़ता ही है। अब ये बच्चा भी अपने माता पिता के फेल होने का दुष्परिणाम भोग रहा है। इसका पेट शायद लीवर बढ़ने से बढ़ा है। इतनी ठंड में ये फटा सा कुछ कपड़ा पहने है, भूख के कारण कचरा खा रहा है। तभी वहाँ चुन्नी मटकती लंबे लंबे डग भरती आई और बच्चे को गोद में उठा बड़बड़ाने लगी, कम वक्त मरता भी नहीं, तुम्हारा बप्पा तो दारू पी पड़ा रहते हैं, तुम उन्हें धकेल कर अलग नहीं कर सकती।
हड्डियाँ कौन तोड़वाए, कुत्ता है फिरऊ नोचन खातिर चढ़ेगा। मीना कांता भोला मुंह दबाकर ओंठ दबा उपेंद्र के पीछे पीछे चलने लगी। उपेंद्र ने कांता से कहा, अगले हफ्ते कुछ अच्छे कपड़े एकत्रित कर उन्हें बांट देंगे। सो फेल के पीछे वाली फेल ठीक रहेगी, वो जो पंक्तिबद्ध 1 से 3 के टपरे बने हैं ना, वहाँ पर। चलो अब वापस चलें। उपेंद्र जी हंसे। सूरज की लालिमा डूबते हुए भी टपरों के ऊपर रंगीनी फैला रही है, पर वहाँ भीतर झुंझलाहट, कलह और निराशा की कालिमा फुमकार भी भर रही है। कालू का बेटा मालू पढ़ाई में रुचि नहीं रखता, पर सरकार की नीति से उसे बहुत सारी सरकारी पाठशाला में सुविधाएं प्राप्त हैं। तब भी मार ठोक कर उसने 22 वर्ष तक 10वीं कक्षा पास कर पाई, एवं सरकारी राज्य परिवहन में उसे टेम्परेरी बस कंडक्टर की नौकरी मिल ही गई। राज्य परिवहन निगम का अस्तित्व समाप्त होने से कर्मचारियों का ही नहीं, सवारियों की भी दुर्गति हो गई। बाहर से आने वाली बसों के कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोग गुंडागिरी करते, पर न तो समाज के लोग न पुलिस वाले ही कुछ करते। निजी बस वालों की मनमानी चलती। प्रतिस्पर्धा से यात्रियों को कष्ट, अपमान, असुविधाएं सहनी पड़ती। संचालकों की स्पर्धा, स्वाभिमान, यात्रियों को जगह जगह ठहराकर उतारना, बदसलूकी, सुबह से शाम तक धमा चौकड़ी, बाहुबली बन मारा पीटी व विवाद झेलता मालू सरकारी से प्राइवेट में जाकर पक्का गुंडा बन गया। बस ड्राइवर से मिला था। जहाँ भी छोटे से गांव में भी बस नहीं रोकनी चाहिए, वहाँ भी बस रोक देते, यात्रियों से घूस ले लेते। इस जमावट के पैसे से मालू ने 4 सोने की 4 चांदी की ऐसी अंगूठियाँ बनवाई जिनमें ऊपर खुरदरापन था। किसी ने भी बहस की तो ऐसा घूंसा मार कि जगह जगह खूनम खून हो जाती। उनका साथ देने ड्राइवर भी आ जाता। सवारियां ये दुर्गति व पीड़ा बहुत दिनों तक सहती रहीं। जब इन दोनों ने बाहर से आने वाली बसों के साथ मनमानी प्रतिस्पर्धा की व अपमानजनक व्यवहार किया, तो यात्रियों ने हिम्मत कर उनकी शिकायत लगातार हेल्पलाइन पर करनी प्रारंभ कर दी। उधर उज्जैन से जो बस आती, उसके प्रातः के यात्रियों से धमा चौकड़ी, छेड़छाड़, मारामारी व विवाद बाहुबली बन करने से यह सब पुलिस की नज़र में चढ़ गई। एक दिन मालू के दुर्भाग्य से जब वह एक 16 साल की लड़की को सूने खेत की ओर उठाकर ले जा रहा था, तो पुलिस छापे में पकड़ा गया। पैर हाथ जोड़कर 10,000 रुपये देकर ड्राइवर तो न जाने कहाँ लुप्त हो गया। मालू खंडवा पाट की एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गया। कुछ दिन बाद साधु बन अपनी जय जयकार करवाने में माहिर हो गया। एक बड़े पत्थर को सेंदूरी रंग में रंगा व एक दिन रात में उसमें 2-4 गंजेड़ी साथियों के साथ मिलकर उस पत्थर को पहाड़ी के नीचे जमाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे आसपास के वीराने में पल रहे गांव गंवाड़ी के लोग वहां आकर भजन गाने लगे। कुछ दिनों में उन्होंने वहां टीन का वह सेट डाला। एक व्यक्ति लकड़ी की मेज पर 4-5 कप व 2 स्टोव रखकर चाय बेचने लगा। मालू ने दाढ़ी बढ़ाकर अपने को सुरक्षित कर ही लिया। एक रात अमरावती जाने वाली बस को उसने रोका व लूटा। किसी को भी जान हानि नहीं पहुंचाई। लगभग 1 लाख रुपया एकत्रित हो गया। ड्राइवर ने जान बची तो लाखों पाए सोच बस भगा ली। 2-3 माह बाद ही बस वालों ने देखा कि वहाँ हनुमान जी का मंदिर बना है। सुबह शाम आरती होती है, भक्तजन बैठे रहते हैं। अब तो आने जाने वाले वहाँ बने छप्पर में विश्राम करते, बगल से पराठे दही खाते, दान पेटी में दान भी डाल जाते। एक वर्ष पश्चात मालू डलिया भर मिठाई, खूब सारे कपड़े ले अपने माँ पिता से भेंट करने के लिए आया। फटेहाल परिवार की सांसों में दम आ गया।
चमार कालू का बेटा ब्राह्मणों की चोटी पर पंडित कालीराम बना नाच रहा था। अब तू यहाँ ही मंदिर बनवाकर रहे, हम तुझे नज़र के सामने देख पाएंगे। नहीं बाबा, वही जगह ठीक है, कोई कुछ न पूछे हैं, बस मूर्ति पूजन भगत आते जाते हैं। सो तेरी शादी बच्चे परिवार का क्या होगा? शादी तो मैं कुछ समय बाद करूँगा, जब खूब रुपया हो जाएगा, तब मैं शहर में रह सकूँगा। बच्चों को लिखा पढ़ा के नेक अफसर बनाऊँगा। मालू अपनी ज़िंदगी गेरुए पहने जीने लगा। ब्रेड व रोटी कुछ खा अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह ये सब भूल गया कि बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। उल्टा सुल्टा खाना कोई भी रात में जंगल को मंगल बनाने हेतु औरत के साथ बिताने से वह अस्वस्थ रहने लगा। बीमारी में भी वह मंदिर जाता, दान पेटी से पैसे निकाल लेता। अब वह माता पिता से भी मिलने ना आ पाता। आखिर वही हुआ जो होना ही था। एक रात में उसकी मौत हो गई। सुबह उसके दोस्तों ने देखा कि ऊंचाई पर बने उस कच्चे मकान में, जिसके ऊपर नारंगी ध्वजा लगा था, जंगली कुत्ते घुसकर मालू का एक पूरा पैर ही चबा गए। जैसे तैसे उस आधी लाश को उसके जैसे साधुओं ने वहीं पहाड़ी पर एक चट्टान के पीछे की जमीन में दफनाकर झंडा लगा दिया। अब जो लोग मंदिर आते थे, इस ध्वज पर समाधि पर दिया जलाकर ठोंक देते। बहुत समय बीतने पर भी जब मालू घर नहीं आया तो बूढ़ा पिता उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंचा। जवान बेटे की ऐसी मौत पर वह कहाँ बैठ पाया। रात में कई लोगों ने सुनसान में रोने कलपने की आवाज़ वहाँ सुनी। धीरे धीरे ये आवाज़ भी बंद हो गई। बस कोई वहाँ दिया जलाता, आरती होती व चने गुड़ का प्रसाद बट जाता। बूढ़ी के मुँह से इस बार के दौरे पर कांता ने जब सुना और उसे अनाथालय जैसे एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया। भर्ती करवा जब कांता गोपाल पंडित के साथ लौट रही थी तो उसने देखा छज्जू सायंकाल दूध की बड़ी टंकी टांगे जा रहा था। गोपाल ने पूछा, क्यों रे छज्जू, तू कब से दूध बेच रहा है? तू तो किसी विज्ञापन वाले के यहाँ काम करता था ना? अभी भी करता हूँ ना, देखिए। और उसने एक थैले से प्रिंटेड कागज़ निकाल गोपाल के हाथ में थमा दिया। सस्ते में चुलबुल पराठे व सब्जी घर भी भेजा जाता है। सस्ते में चुलबुल पराठे व सब्जी घर भी भेजा जाता है। भैया जी, दूध भी बेचता हूँ, विज्ञापन का पर्चा भी बांटता हूँ, एक समय का पेट भी फ्री में भर जाता है। तब तो तू दूध में पानी नहीं मिलाता होगा साहब। घोड़ा घास से बैर करेगा तो खाएगा क्या? अब मैं तेरी शिकायत कर दूँ तो? कर दो, कल से आपके आंगन में पड़ा रोटी तोड़ूंगा। कांता हंसने लगी। पंडित जी, ये आपका नहीं फेल का आदमी है। इसे अपनों को ही लूट कर उसे खुश रखना आता है। आपने देखा नहीं कि फेल वाले इसका पानी मिला हुआ दूध कितना संतुष्टि से पीते हैं, जैसे चिड़िया छोटा सा दाना खाकर तृप्त हो जाती है। अभी कुछ ही दूर कांता गई थी कि मंगरू अपने एक पुलिस वाले दोस्त के नौजवान बेटे को पकड़कर उसके साथ बांध जनता मंच की ओर जा रहा था। किधर चले मंगरू भाई? आप यहीं मिल गई, अच्छा हुआ। आपके लिए कुछ काम लाया हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? ये रहा टुन्नू, दिखता कितना भला है, पर आज इसे मैंने अपनी आँखों से एक लाल सलाम कहने वाले को हथियार बेचते देखा है। साला पुलिस वाला है इस देश का और हथियार बेचता है दूसरे देश को, जो हमें मारने वाले हैं। देखो मंगरू, तुम तो अच्छी तरह से इसे जानते हो कि यह कार्य देशद्रोह का है। तुम या हम इसमें नहीं निपट सकेंगे। तुम तो सीधे पास के थानेदार को सौंप दो। दीदी नवजवान है, जिंदगानी तबाह हो जाएगी। सोचो, यदि तुमने इसे पकड़ा ना होता तो कभी न कभी ये पुलिस के घेरे में आ ही जाता। तब क्या होता? जल्दी ही सज़ा भोगेगा तो शायद सुधर जाएगा। इसकी नौजवान पत्नी इसकी गंदगी व शराब से भरे शरीर से ऐसे उबी कि एक दिन वो सामने वाली पहाड़ियों पर चढ़ साधु बन भूखी प्यासी मर गई और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब पड़ेगा, मार के
लोग सीधे से नहीं मानते। कांता मगरू को वहीं छोड़ आगे बढ़ गई। गोपाल ने तत्काल कहा, दीदी, परिवार की जड़ता, रिश्तों का अभाव, रिश्तेपन की पकड़ अकड़ यदि संस्कृति विहीन हो तो खुशहाली देने व जीने वाले लोग कैसे जन्मेंगे। सच। कांता चुपचाप पग बढ़ाती अपने घर तक पहुंची, क्योंकि सुमित्रा को भी भोजन देना था। घर पर सुमित्रा आराम कुर्सी पर लेटी टीवी देख रही थी। बेटी को देख बोली, आजा बेटी, तेरे लिए बथुए की सब्जी व पराठे बनाए हैं, चल देख तो यह सीरियल। या माँ, तुमने खाना क्यों बनाया? मैं आ ही तो रही थी। अरे, उपेंद्र जी को भूख लगी थी, वे चूल्हे पर कुछ बना रहे थे तो उंगली जला ली, तब मैंने दोनों घरों के लिए भोजन बना लिया। कांता समझती है कि वृद्ध अवस्था सन्यासी होने की मांग करती है, पर स्त्री को पुरुष की चाहत व समर्थन की भी आवश्यकता होती है। सुमित्रा को रेखा के कारण पिता प्रेम नहीं दे सके और बेटों ने भी हिकारत की, पर उसका झुकाव गलत दिशा पर है, क्योंकि उपेंद्र सचमुच ही अंतर्मन से साधु ही थे। वे माँ को इंसानियत के नाते देख रेख व मित्र के भाव से ही देख सकते थे, बस। परिवार में रिश्तों के भी खेमे होते हैं। बेटे बेटी, बहू सास, पति पत्नी आदि के सबके अपने अपने कर्तव्य, अपने प्यार स्नेह होते हैं। इनको संतुलन की कठोर जंजीर से बांधने पर ही परिवार सुखी रहता है। और ये टीवी। तभी उपेंद्र अंदर आए व बोले, कांता जी, ये किस्त पर लिया है, आप सबके फुर्सती समय की गोली है, दे देना पैसा। किस्त तो वैसे भी आपको ही चुकानी है, चिंता न करें, मैं आपके स्वभाव को बखूबी समझता हूँ। दो वक्त की रोटी हमें 2 घूंट पानी चाहिए, भीख लेने वायदों की जब न दिक्कतें आएगी। आपकी खुददारी से अपरिचित नहीं हूँ। आज की युवा पीढ़ी होकर भी सत्य समझती हैं, क्योंकि सत्य ही एक होता है। तभी मंगरू भागा आया और उसने कांता को कला के विषय में सूचना दी। मैडम, कला दीदी कहीं वो क्या कहते हैं, कॉन्वेंट KG 3rd में पढ़ाती हैं, अभी तक अविवाहित हैं। उन्होंने अपने बूढ़े पिता की देख रेख हेतु एक छोटा लड़का रखा है। दादा की फेल के गरीब निरक्षर लड़कों को भी वे फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा है, इस बंजर जमीन पर हल तो चलेगा ही, कुछ तो ठीक होगा। वैसे भी साक्षरता में भी शब्द ही होते हैं। यदि वे मूल कुछ समझना ही नहीं चाहते तो इन्हें अच्छे शब्दों का भी कोई अर्थ समझ नहीं आएगा और न ही इनके दिमागों पर कोई प्रभाव पड़ेगा। आज तो मैं गुरुजी के साथ पढ़ूंगा, क्यों नहीं? 10वीं पढ़े हो, तुम भी उनके साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाओ। अभी तुम कुछ काम धंधा कर रहे हो? कहाँ दीदी, उस दिन खन्ना साहब का दरबान कह रहा था कि वहाँ एक जगह खाली है, पूछूंगा। मैं भी श्रीमती खन्ना से बात करूँगी। कोई बात नहीं, 8,000 रुपये भी बहुत हैं तुम्हारी पत्नी को। शाम को मगरू कला के घर जाने की तैयारी करने लगा। बहुत दिन बाद वह साफ सुथरे कपड़े पहने देवा की स्लेट से चुस्ती से झुरमुटे में कला के घर पहुंचा। बंगाली तर्ज का कुर्ता धोती पहने गुरुजी 8 बच्चों को पढ़ा रहे थे। बच्चों, ये आने वाला समय तुम्हारा है, तुम्हें ऊंची उड़ान लेनी है, तुम्हें नैतिकता व मानव मूल्यों का अर्थ भी समझना पड़ेगा। गुरुजी, ये कौन सी चिड़िया है? हमने तो इसे कभी देखा नहीं। गुरुजी ने सिर पर हाथ मारा। मैं भी कहाँ अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ, अभी तो ये पिद्दी से बच्चे हैं। आओ दुनिया मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर लिखना सिखाऊंगा। दुनिया लहंगा हिलाती पहुँची। हौ बुद्धू, थोड़ी ही देर में वह बोली, हद्दू कद्दू कुछ गलत है। नहीं, चुपचाप लिखो। तभी मंगरू वहाँ पहुँचा और गुरुजी के पास बच्चों को पढ़ाने लगा। कुछ ही देर में कला वापस लौटी व उसने बिस्किट के पैकेट
मंगरू को दे कहा, इसे बच्चों में बांट दो। अब मेरा कांता दीदी के पास जाना जरूरी है। अच्छा तो आज मैं भी उनसे मिल लूँगी। अब कला व मंगरू घर से निकले, दद्दू व बच्चे अकेले रह गए। अरे डोलो, तू आ जा, तुझे भी सिखा दूँ। कुछ देर बाद ही डोलो भी इधर उधर खिसकने लगा। दद्दू, कुछ गड्ढा है। अचानक दद्दू खड़े हुए तो उनकी धोती खिसक गई। वे नंग धड़ंग खड़े थे। उन सब बच्चों में से जो बड़ा था उसने मुंह पर हाथ रख छींका और सब बच्चे भाग खड़े हुए। अब क्या था, पूरी फेल की औरतें मर्दों ने वहाँ एकत्रित हो कहा, टीचर के घर इतना बुरा काम, शर्म नहीं आती। छोटे छोटे बच्चों को हम कितने विश्वास से पढ़ने भेजते हैं। आने दो कला बहन जी को, बड़ी बढ़ चढ़कर नैतिकता की बात करती हैं। कल जब धुंधलके में लौटी तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। देर तक खटखटाया पर खुला नहीं। तब रमेश ने आकर सरिया डाल दरवाज़ा खोला। जैसे ही कला भीतर के कमरे में प्रवेशी तो उसने देखा दद्दू की लाश टंगी है। फंदा लगा, उन्होंने फांसी लगा ली थी। कला सनाटे में आ धड़ाम से बैठ गई। कब पुलिस आई, कैसे पोस्टमार्टम हुआ, पता नहीं चला उसे। यही अच्छा था कि पोस्टमार्टम में कुछ निकला नहीं। पर फुसफुसाहट इतनी तेज थी कि कला ने सुन लिया कि दद्दू बच्चों से गंदी हरकत करवाते थे। दद्दू ने शर्म से आत्महत्या कर ली। घर में अकेली बूढ़े के रहने मात्र से कला स्वयं को सुरक्षित समझती थी। अब शोक के अकेले साथ से वह असुरक्षित थी। दद्दू ने सोचा होगा ये फेल है, यहाँ कौन उसकी हवस को पहचानेगा। परंतु यह भूल गए थे कि यही वह जगह थी जहाँ उनकी इस हरकत को बच्चे जल्दी पहचान सके, क्योंकि फेल के बच्चे 10-12 वर्ष की उम्र से ही जवान हो जाते हैं। उनके पास 500 तक का सस्ता मोबाइल होता है जिसे माँ बाप कम बच्चे ही अधिक इस्तेमाल करते हैं। माह बीता होगा कि रात में कला के दरवाजे पर आकृतियों की परछाइयाँ फुस-फुस सुनाई देने लगी। खोलो रानी दरवाज़ा, काहे की लाज, हम किसी को कुछ न बताएंगे। वैसे भी टेलीविज़न भी तो रमेश जुबेर व कई घरों में लग गया था। शाम होते ही उसने बरामदों में बच्चे ऐसे भर जाते जैसे अचानक बिलों से चूहे निकल आए हों। अब देश का आईना जो उनके सामने था। छुट्टी के दिन रमेश स्वयं टीवी बाहर रख देते ताकि झगड़े झांसे ना हो, शांति से सब देखें। अधिकतर तो कोई भी फिल्म देखने को ये लोग लालायित रहते। फेल के लोगों को अब मीठी मीठी खुनखुनी आवाज़ें नहीं लुभा पाती तो उन्हें कठोर दंड व शासकीय दबाव के साथ अच्छे लोगों की बातें भी सुनाई जाती। अगली दुर्गाष्टमी को अलका मीता ने महालक्ष्मी की मदद से 2-3 नुक्कड़ नाटक व एक फिल्म दिखाने का प्रोजेक्ट GRO की मदद से फेल में दिखाने का बंदोबस्त कर लिया। फेल वाले उत्साहित हो गए। हफ्तों पहले से काम वाली बाइयों ने चकमक साड़ी निकाली, बच्चों के सिर की जुएं साफ हुई, जवानों ने सेल में खरीदे चटक रंग की टी-शर्ट जीन्स पर प्रेस करवाई। रमेश व कुबेर ने कक्षाओं के बच्चों को साफ ड्रेसेस पहन पंक्तियों में बैठाने की रिहर्सल भी करवाई। छोटे बच्चों की फटी हाफ पैंट तक थिगड़े लगवाए। चैन की छोटी टी-शर्ट खरीदी। मुनिया व चुनिया की नमकीन मूंगफलियों की ढेरों पुड़ियाँ बन गईं। एक साबुत मेज व कुछ कुर्सियाँ भी इधर उधर से बटोर ली गईं। फेल की बीच की चौड़ी जगह में रमेश चंद्र ने मंच तैयार किया व नुक्कड़ नाटक हेतु एक और बंदोबस्त हो गया। मल्लिका ने आभास विष्णु के निमंत्रण पत्र तैयार कर लिए। वहाँ वह नमिता, मीता व कांता के पैरों के साथ गई, लेकिन अजय को बुलाने वे 2 ही गईं। बहुत विचार विमर्श करने के बाद फिल्म पुरानी जो 2 दोस्तों पर आधारित थी उसे ही दिखाना तय हुआ। नुक्कड़ नाटकों के पात्र भी फेल से ही तय हुए। दीनू, भोला, रफीक, शिव, सोलंकी सब खुशी खुशी रिहर्सल करते बेहद निष्ठा के साथ। उपेंद्र व रमेश, मीता उन्हें सिखाते। नमिता ने जनता मंच में प्रवेश करते ही अतिथियों व पूरी फेल हेतु नाश्ते का उत्तरदायित्व स्वयं उठा लिया। कांता नमिता से खुश थी, पर जो ये कीमती साड़ी व जेवर पहन फेल या जनता मंच पर आना तो उन्हें गंवारा नहीं था।
पर उसने सोचा समय पर नमिता भी समझदार महिला सी निश्चित ये समझेगी कि गरीबी से चिपके अभावग्रस्त लोगों के सामने इस आडंबर से जाने का अर्थ है उन्हें लालची बनाना। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व ही कई बार रमेश जी ने फेल में ऐलान किया कि मोबाइल चीख चिल्लाहट जैसे काम पांडाल में बैठी जनता ना करे। ऐलान करते करते रमेश जब फेल की पूर्व दिशा में पहुंचे तो देखा फुलिया लूली को उसके जवान भाई घसीट कर वो टापरे से नीचे ले जा रहे थे और वह चीख रही थी, भाई ना करें ऐसी ज़बरदस्ती। रमेश को देखते ही वह चीखी, बचा लो मास्टर साहब, और उनके पीछे दुबक गई। रमेश ने डपट कर पूछा, क्यों रे, क्यों इस टुंडी को परेशान कर रहे हो? मास्टर साहब ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में ना बोले। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्ण अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।